यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। ये कैलिफोर्निया कोड ऑफ रेगुलेशंस टाइटल 23 डिवीजन 3 चैप्टर 16 यूएसटी रेगुलेशंस पुनर्लेखन को शामिल करने वाला सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण है। शामिल किए गए विषयों में शामिल हैं परिभाषाएं, रिकॉर्ड रखना, साइट विशेष भिन्नताएं, लाइसेंसिंग, निर्माण, निरीक्षण तथा परीक्षण शर्तें, रिलीज रिपोर्टिंग में बदलाव, भूतल भंडारण टैंक यूएसटी, समापन संबंधी शर्तें, परमिट शर्तें और सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी शर्तें। पुनर्लेखन में भूतल भंडारण टैंकों की अगली जनरेशन को शामिल किया गया है। ये विनियम अपनाए जाने के लिए 3 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में राज्य जल बोर्ड के समक्ष लाए गए थे और इस समय ओएएल नियम निर्माण की समीक्षा कर रही है। विनियम 1 जनवरी 2026 को प्रभावी होंगे। विनियमों के प्रभावी होने से पहले अपडेट किए गए मार्गदर्शन पत्र मौजूद होंगे। इसके अलावा फार्मों को पूरा करने के लिए निर्देश मौजूद होंगे। उल्लंघन लाइब्रेरी को अपडेट किया गया है और ये कोपा स्टाफ के लिए संदर्भ हेतु उपलब्ध है। एकल दीवार वाले भूमिगत भंडारण टैंक के लिए सभी संदर्भों को प्रस्तावित विनियमों से हटा दिया गया है क्योंकि उनको 31 दिसंबर 2025 तक स्थायी रूप से बंद किया जाना आवश्यक है। यहाँ नए चैप्टर के प्रस्तावित संगठन का उदाहरण दिया गया है। आर्टिकल 1 में शब्दों, छूटों की और रिकॉर्ड रखने संबंधी परिभाषाओं को शामिल किया गया है। आर्टिकल 2 में साइट विशेष भिन्नता शर्तों और अतिरिक्त निर्माण मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। आर्टिकल 3 में यूएसटी कर्मचारी के लिए प्रमाणीकरण, लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 4 में इस विनियम द्वारा शामिल किए गए यूएसटीज के लिए डिजाइन, निर्माण और परिचालन मानकों पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 5 में निरीक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। साथ ही आर्टिकल 6 में परीक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 7 में अनाधिकृत रिलीज रिपोर्टिंग और शुरुआती जवाब संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 8 में समापन संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 9 में परमिट आवेदन, यूपीए संबंधी शर्तों, व्यापारिक भेद और रेट टैक्स संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 10 में सुधारात्मक कार्रवाई और समापन के बाद उपशमन संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। साथ ही हमारे फर्म विनियमों का हिस्सा है और इन्हें परिशिष्ट में पाया जा सकता है। आइए आर्टिकल 1 पर चर्चा करें। यहाँ विनियमों में शामिल की गई एक प्रस्तावित परिभाषा दी गई है। परित्यक्त टैंक वो टैंक हैं जिनका 365 दिनों से अधिक समय से कार्यात्मकता रिलीज डिक्शन सिस्टम नहीं है। इस समय परिचालन परमिट नहीं है। आर्टिकल 8 के मुताबिक स्थायी या अस्थायी तौर पर बंद नहीं किया गया है और पाबंदी लगाया हुआ टैंक नहीं है। हमने इसे इसीलिए शामिल किया था क्योंकि परित्यक्त टैंक, अस्थायी तौर पर बंद और पाबंदी लगाए हुए टैंक सभी की अलग अलग नियामक शर्तें हैं। बावजूद इसके कि सभी भूमिगत वाले टैंक हैं जो डिस्पोजिंग उत्पाद नहीं है। परित्यक्त टैंक नए विनियमों के मुताबिक अभी भी वार्षिक जांच के लिए जरूरी है जितने वो अब हैं। परित्यक्त टैंकों को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले यूपीएस द्वारा वार्षिक आवश्यक है। यदि मालिक एक परित्यक्त टैंक को खोलना चाहता हो तो इसे प्रकार 3 में अपग्रेड किया जाना और सेवा में वापस लाए जाने से पहले बढ़ाई गई रिजर्व डिक्शन परीक्षण पास करना आवश्यक है। यहाँ विनियमों के अलावा एक और प्रस्तावित वृद्धि है। जैसा कि लिखा गया है, जमीन की सतह के संदर्भ में घटक की प्लेसमेंट का हवाला देने के लिए मौजूदा विनियमों के कई शब्द हैं, जैसे निम्न ग्रेड, भूमिगत आदि। ड्राफ्ट विनियमों में जमीन के अंदर लगाए हुए और जमीन के अंदर ना लगाए हुए का सख्ती से प्रयोग इस उलझन को दूर करने में मदद करेगा। जमीन के अंदर लगाया हुआ का मतलब है मिट्टी में दबाया हुआ या अन्य प्रकार से दृश्य निरीक्षण से दूर। हमारी टिप्पणी अवधि के बाद हमने आपातकालीन टैंक सिस्टम पाइपिंग के लिए छूट शामिल की है जो बिल्डिंग की दीवारों या छतों से गुजरते हुए नली के अंदर हैं, जहां दोनों तरफ का दृश्य निरीक्षण किया जा सकता है। जमीन के अंदर ना लगाया हुआ का मतलब है दृश्य निरीक्षण के योग्य होना। यहाँ प्रस्तावित परिभाषाओं का एक और जोड़ा दिया गया है। निरंतरता ड्राफ्ट विनियमों के लिए एक बुनियादी परिभाषा है क्योंकि सभी सिस्टमों पर सेकेंडरी कंटेनमेंट होगा, जिसे समय समय पर यह दर्शाने की जरूरत होगी कि स्थान खुला और परीक्षण करने योग्य है, जिससे खतरनाक पदार्थ का बेरोक प्रवाह हो सकता है। जोन को निरंतरता की परिभाषा को पूरा करने के लिए शामिल किया गया है। ये यूएसटी घटक के बीच का स्थान है जिसका निरीक्षण संवेदक द्वारा किया जाता है। इसकी जरूरत निरंतरता परीक्षण
और सत्यापन के दौरान क्षेत्र के अंदर निरंतरता दर्शाने के लिए होती है। हम यूनिफाइड प्रोग्राम एजेंसियों को लचीलापन प्रदान करने के लिए अनुपालन इंस्पेक्टरों की नई श्रेणी शामिल कर रहे हैं, जिन्हें अपनी अनुपालन जांच संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इंस्पेक्टरों की जरूरत है। ये व्यक्ति जांच की जरूरत वाली फैसिलिटी पर या तो राज्य जल बोर्ड क्षेत्राधिकार रखने वाली या यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की तरफ से कार्य करते हैं। स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टर के लिए फैसिलिटी और इस पर क्षेत्राधिकार रखने वाली यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के प्रति निष्पक्ष होना आवश्यक है। स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टरों के लिए प्रशिक्षण संबंधी विशेष शर्तों को आज आर्टिकल 3 के अंत में शामिल किया जाएगा। इसे ये स्पष्ट करने के लिए शामिल किया गया था कि यूपीएस को या सफाई निगरानी एजेंसियों सीओएस को जानकारी किस प्रदान की जानी आवश्यक है। प्रस्तुत करें का मतलब है कि अलग अलग चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि कौन किस मालिक या संचालक से जानकारी प्राप्त करता है। मौजूदा विनियम एक ही चीज के लिए प्रदान करें, भेजें और प्रस्तुत करें को प्रयोग करते हैं। इस परिभाषा को शामिल करने से उलझन को दूर करने में मदद मिलेगी। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी के लिए जरूरी कोई भी जानकारी कैलिफोर्निया एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग सिस्टम CERS या स्थानीय रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा भेजी जानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए फैसिलिटी की निरीक्षण योजना। सफाई निगरानी एजेंसी के लिए जरूरी कोई भी जानकारी जियो ट्रैकर के द्वारा भेजी जानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए सुधारात्मक कार्यवाही कार्य योजना। कोई भी अन्य सूचना जो मालिक या संचालक के लिए प्रदान करना जरूरी है वो हैंड डिलीवरी, डाक या किसी अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजी जा सकती है। ये शब्द नए और मौजूदा भूमिगत भंडारण टैंकों को बदलने के लिए शामिल किए गए थे, क्योंकि ये शब्द ड्राफ्ट विनियमों के प्रभावी होने तक पुराने हो जाएंगे। ये टैंक प्रकार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोड के मुताबिक तिथियों के हिसाब से निर्धारित है। प्रकार 1 भूमिगत भंडारण टैंक एक वो सिस्टम है जो 1 जुलाई 2003 से पहले लगाए गए थे। प्रकार 2 भूमिगत जल भंडारण टैंक वो सिस्टम है जिन्हें 1 जुलाई 2003 को या इसके बाद और 1 जुलाई 2004 से पहले लगाया गया था। प्रकार 3 भूमिगत जल भंडारण टैंक वो सिस्टम है जिन्हें 1 जुलाई 2004 को या इसके बाद लगाया गया था। ड्राफ्ट विनियमों में इनमें से प्रत्येक टैंक प्रकार की अलग नियामक शर्तें हैं। हम अनुपालन से बाहर वाले सिस्टमों के लिए कार्यान्वयन के उपयुक्त स्तर को निर्धारित करने में मदद के लिए प्रस्तावित विनियमों में उल्लंघन वर्गीकरण परिभाषाएं शामिल कर रहे हैं। हमारे उल्लंघन वर्गीकरण में सबसे ऊपर हमारे श्रेणी 1 के उल्लंघन है। इसका मतलब महत्वपूर्ण उल्लंघन के समान ही है। महत्वपूर्ण उल्लंघन की परिभाषा प्रस्तावित विनियमों में अलग शब्दों में व्यक्त की गई है, परंतु इसे पूरी तरह से संशोधित नहीं किया गया। जो उल्लंघन मौजूदा विनियमों के तहत महत्वपूर्ण उल्लंघन है, उन्हें ड्राफ्ट विनियमों में महत्वपूर्ण उल्लंघन माना जाता है। श्रेणी 1 के उल्लंघन के नीचे श्रेणी 2 का उल्लंघन है। श्रेणी 2 का उल्लंघन का मतलब ऐसे एक या अधिक उल्लंघनों से है जिनके परिणाम स्वरूप टेस्ट करने या उसे पास करने में असफलता मिले। वो रिलीज डिटेक्शन उल्लंघन हो सकते हैं, जो श्रेणी 1 के उल्लंघन नहीं है, या मामूली उल्लंघन हो सकता है जो पुराना नहीं है या लापरवाही से उल्लंघन करने वाले द्वारा किया गया है। हमने इसे कार्यान्वयन के उपयुक्त स्तर को निर्धारित करने के लिए शामिल किया है। हमारे उल्लंघन वर्गीकरण में सबसे नीचे मामूली उल्लंघन है, जिसका अर्थ ऐसे उल्लंघन या उल्लंघनों के मेल से है जो श्रेणी 1 के उल्लंघन या श्रेणी 2 के उल्लंघन के मापदंड को पूरा नहीं करता। मालिक या संचालक को सिस्टम की सक्रियता के लिए निम्नलिखित रिकॉर्ड बनाए रखने की जरूरत होगी। इंस्टॉलेशन परीक्षण नतीजे शामिल करने के लिए इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड जैसे कि एकीकरण परीक्षण, कैथोडिक सुरक्षा परीक्षण, घटक निर्माताओं से जांच सूचियां और नियमावलियां जो सिस्टम में की गई मुरम्मतों या सिस्टम के घटकों की सर्विसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एज बिल्ड ड्राइंग्स जिन्हें इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम में कोई मुरम्मत या सुधार की स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। साफ शब्दों में कहें तो हमें इन शर्तों को पूरा करने हेतु नए रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मौजूदा सिस्टमों की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड शर्तें केवल उन रिकॉर्डों के लिए मौजूद हैं जो इन विनियमों की प्रभावी तिथि को या उसके बाद तैयार किए गए थे। 2613 ई
मालिक या संचालक के लिए मुरम्मत या अपग्रेड के रिकॉर्डों, टैंक चार्टों, अनाधिकृत रिलीज रिपोर्टों, सिस्टम की सक्रियता के लिए रिपोर्टों को कायम रखना आवश्यक है। यदि रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक तौर पर स्टोर किए गए हैं और ऑन साइट जांचों के दौरान आसानी से उपलब्ध हैं, तो ये ऑन साइट भंडारण शर्त को पूरा करेगा। यूपीएस के लिए बेहतर ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए दस्तावेज मंजूरी और रिकॉर्डों के लिए ऑफ साइट भंडारण आवश्यक है। ऑफ साइट दस्तावेज 36 घंटों के अंदर उपलब्ध किए जाने आवश्यक हैं, जब यूपीए, बोर्ड या किसी इंस्पेक्टर को चाहिए हो। ये समय सीमा उन रिकॉर्डों पर लागू नहीं होती जो साइट पर स्टोर किए गए हों, क्योंकि इससे जांच में देरी होगी। साइट विशेष भिन्नता मंजूरी को CERS या स्थानीय रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्रस्तुत करके संभाला जाना आवश्यक है। साइट विशेष भिन्नताएं बहुत कम होती हैं और अक्सर उनके जुड़ी पेपर ट्रेल में जानकारी की कमी होती है। CERS में इन असामान्य सुविधाओं का दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड रखने और संदर्भों को अधिक आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाता है। मालिकों और संचालकों को कोई परीक्षण करने में कम से कम 72 घंटे पहले लिखित में यूपीएस को सूचित करने की जरूरत है, जब तक कि यूपीए द्वारा इसकी छूट न दी गई हो। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि यूपीए को समय पर सूचना मिले, अगर सूचना तब प्रदान की गई हो जब यूपीए बंद हो। इसके अलावा यूपीए स्थानीय अध्यादेश के बिना इस शर्त की छूट दे सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि यह आर्टिकल 1 में है। आइए अब आर्टिकल 2 साइट विशेष भिन्नता और वैकल्पिक निर्माण शर्तें में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा करें। हमें जरूरत होगी कि रीजनल बोर्ड साइट विशेष भिन्नता समीक्षा के दौरान यूपीएस और राज्य जल बोर्ड के साथ परामर्श करें। यूएसटी कार्यक्रम के ज्यादातर पहलुओं की निगरानी यूपीएस और स्टेट बोर्ड द्वारा की जाती है। रीजनल बोर्ड द्वारा इन एजेंसियों के साथ परामर्श करने से सुनिश्चित होगा कि कोई भी भिन्नताएं कानूनी और नियामक शर्तों के मुताबिक हैं। यूपीए का परिचालन परमिट जारी करने या उसमें संशोधन करने से पहले भिन्नता के साथ अनुपालन को प्रमाणित करना ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि साइट विशेष भिन्नता को सही तरीके से लागू किया गया है। ये बदलाव स्पष्ट करता है कि वैकल्पिक निर्माण मानकों को प्रस्तावित करने वाली यूपीएस को उन्हें समीक्षा के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा। इसमें आर्टिकल 4, 5, 6 के संबंध में स्थानीय अध्यादेश शामिल हैं। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि स्थानीय अध्यादेशों की पूरी तरह से समीक्षा की गई है और उन्हें सही तरीके से लागू किया गया है। बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित मानकों को अनुमति देने से पहले उन पर जन सुनवाई आयोजित करेगा और जांच करेगा कि वो ठोस हैं और विनियमों या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोड के विरोध में नहीं है। आवश्यक है कि ये मानक यूएसटी विनियमों की तरह ही प्रभावशाली तरीके से राज्य की मिट्टी और भूमिगत जल की रक्षा करे। बोर्ड वैकल्पिक मानकों को संशोधित या रद्द कर सकता है यदि नए प्रमाण दर्शाते हो कि वो जरूरी नहीं है। बोर्ड के पास यूएसटी निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण के संबंध में संपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 3 यूएसटी कर्मचारी के लिए हमारा नया प्रमाणीकरण, लाइसेंसिंग और परीक्षण संबंधी आर्टिकल होगा। नियत भूमिगत जल भंडारण टैंक संचालक पहचान फॉर्म मौजूदा परिशिष्ट 11वां को उपयोग से हटा दिया जाएगा और इसकी बजाय नियत यूएसटी संचालक की पहचान वाली जानकारी को CERS में डेटा फील्ड परिविष्टियां होंगी, ताकि नियत संचालक की सही पहचान हो सके। पहचान वाली जानकारी अंतर्राष्ट्रीय कोड काउंसिल ICC यूएसटी सिस्टम संचालक सर्टिफिकेट से मेल खानी आवश्यक है। विशेष तौर पर नियत संचालक का नाम अतीत में उपनामों जैसे जिम बनाम जेम्स या पीढ़ी सूचक प्रत्यय जैसे जूनियर सीनियर का प्रयोग करने वाले नियत संचालकों के साथ समस्याएं रही हैं। हमें जरूरत होगी कि नियत संचालक पिछली दृश्य जांच के बाद रिलीज डिक्शन सिस्टम द्वारा उत्पन्न दिनांकित रिलीज डिक्शन अलार्म इतिहास की नत्थी करे। ये प्रमाणित करेगा कि अलार्म सूची जांच वाले दिन के मुताबिक है। यदि रिलीज डिक्शन सिस्टम ऐसी रिपोर्ट उत्पन्न नहीं कर सकता तो फैसिलिटी की अलार्म सूची की एक प्रति नत्थी करें। इसके अलावा हम नियत दृश्य जांच फॉर्म को टिप्पण करने से बदलेंगे।
जब परीक्षण नियतकालिक परीक्षण के लिए अगली नियत तिथि के लिए अंतिम बार किया गया था। केवल पिछले परीक्षण की तारीख का प्रयोग करने से परीक्षण चक्कर देरी से होते हैं, जिन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। अगली नियत तारीख लेने से परीक्षण की नियत तारीखों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। सेवा तकनीशियनों और इंस्टॉल करने वालों के लिए प्रशिक्षण और योग्यताएं नहीं बदल रही हैं। हालांकि कार्य के दायरों को मौजूदा मार्गदर्शन के मुताबिक स्पष्ट किया जा रहा है, जिसे कुछ एक वर्षों में लागू किया गया है। इंस्टॉलेशन या मुरम्मत कार्य रिलीज डिक्शन उपकरण को छोड़कर, जिसे खुदाई या फिर से भरने की जरूरत नहीं है, सेवा तकनीशियन या यूएसटी इंस्टॉल करने वाले द्वारा किया जा सकता है। जिन सेवा तकनीशियनों के पास उन मुरम्मतों के लिए जो वो किसी घटक में करते हैं, न केवल रिलीज डिक्शन बल्कि ओवरफिल, सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण और स्पिल कंटेनमेंट, उनके लिए निर्माता द्वारा प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसका विस्तार किया गया था क्योंकि हम विनियमों में प्रत्येक घटक की सूची नहीं बना सकते। मौजूदा विनियम विशेष तौर पर केवल रिलीज डिक्शन उपकरण, स्पिल कंटेनमेंट, ओवरफिल, बचाव उपकरण और सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण उपकरण के लिए प्रशिक्षण शर्तों का उल्लेख करते हैं। सेवा तकनीशियन के तौर पर इंस्टॉल या मुरम्मत करने वाले व्यक्तियों के लिए उन घटकों के लिए जिनको वो इंस्टॉल मुरम्मत कर रहे हैं के लिए यूपीए, बोर्ड या स्वतंत्र अनुपालन इंस्पेक्टर द्वारा मांगे जाने पर सभी संबंधित लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रदान करना जरूरी है। यूपीए इंस्पेक्टरों के लिए आवश्यक है कि वे यूपीए यूएसटी इंस्पेक्टर की ड्यूटीज शुरू करने के लिए 180 दिनों के अंदर आईसीसी यूएसटी इंस्पेक्टर प्रमाणीकरण प्राप्त करें। मौजूदा विनियमों से एक बड़ा बदलाव है, जिसके लिए काम पर रखने की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्रमाणीकरण जरूरी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूपीए के कर्मचारी यूएसटी की जांचों के अलावा ऐसे काम भी करते हैं जिनके लिए इस प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं होती। हालांकि जब वे एक यूएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर काम करना शुरू करते हैं तो उनके पास इस आईसीसी प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के लिए 180 दिन होंगे। स्वतंत्र अनुपालन, जैसा कि पहले बताया गया है, इंस्पेक्टरों की नई श्रेणी है जो यूपीएज या जल बोर्ड की तरफ से यूएसटी जांच कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों के पास मौजूदा आईसीसी यूएसटी इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट होना और आईसीसी परीक्षा पास करके प्रत्येक 24 महीने में अपना लाइसेंस का नवीनीकरण करना आवश्यक है। यदि एक यूपीए इंस्पेक्टर के तौर पर यूपीए द्वारा नियुक्त किया गया है तो वो DWQ यूएसटी प्रोग्राम मैनेजर के मुताबिक समान मापदंड को पूरा कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में प्रस्तावित निर्माण और परिचालन संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। यहाँ प्रस्तावित बदलाव ये हैं कि सभी टैंक परिविष्टियाँ मैनवे के माध्यम से की जानी आवश्यक हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए मैनवेज को निर्माता के दिशा निर्देशों, इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक के मुताबिक इंस्टॉल करने की जरूरत है कि उन्हें सही तरीके से काटा गया है और टैंक की संपूर्णता कायम है। ये शर्त स्पष्टीकरण उद्देश्यों के लिए शामिल की गई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए मैनवेज को निर्माता के दिशा निर्देशों, इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक के मुताबिक काटा जाना आवश्यक है कि टैंक के बीच निरंतरता कायम रखी जा सकती है और इस प्रकार से ठीक तरह से निगरानी की जा सकती है। 1 जुलाई 2026 विनियमों के प्रभावी होने के 6 महीने बाद को या इसके बाद इंस्टॉल किए जाने वाले टैंकों के लिए निम्नलिखित सहित संप कॉलर के पेरीमीटर के अंदर एक मार्किंग, कोड मोहर या लेबल लगा होना आवश्यक है। निर्माता की पहचान, उत्पादन स्थान, उत्पादन की तिथि, अधिकतम दफन गहराई, अधिकतम परीक्षण दबाव और स्ट्राइकर प्लेट ना लगी हुई ओपनिंग्स यदि कोई है। संप कॉलर के अंदर इस जानकारी को शामिल करना उपयोगी है। आमतौर पर यह जानकारी टैंक के अगले हिस्से पर होती है, जिसका मूल्यांकन टैंक इंस्टॉल करने के बाद किया जा सकता है। इस पूरी जानकारी को टैंक इंस्टॉल करने के बाद रखना उपयोगी होता है। स्ट्राइकर प्लेट सभी सुलभ ओपनिंग्स के नीचे जरूरी है। जिन ओपनिंग्स में स्ट्राइकर प्लेट नहीं लगी हुई है उनके विषय में जानना अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि टैंक का स्तर मापने वाले या अन्य उपकरण को ओपनिंग्स के नीचे गिराने वाले लोग टैंक की निचली सतह को खराब ना करें। टैंक इंस्टॉल करने से पहले
टैंक निर्माताओं को ये दर्शाते हुए दस्तावेज प्रदान करने की जरूरत होगी कि टैंक के बीच के स्थान में निरंतरता है। निरंतरता बीच के स्थान का निरीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्माता द्वारा दस्तावेजीकरण दर्शाता है कि टैंक सही ढंग से बनाए गए थे। ये संभवतया पहले से ही इंडस्ट्री मानक है, लेकिन हम स्टील पाइपिंग के लिए न्यूनतम कंटेनमेंट शर्तें शामिल करना चाहते हैं। 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद इंस्टॉल की जाने वाली स्टील पाइपिंग ASTM A53 को पूरा करते हुए निम्नलिखित के साथ न्यूनतम फैक्ट्री द्वारा कोटेड काली स्टील की बनी होना आवश्यक है। प्राइमरी कंटेनमेंट के लिए न्यूनतम शेड्यूल 40 मोटाई और सेकेंडरी कंटेनमेंट के लिए न्यूनतम शेड्यूल 10 मोटाई। यहाँ एक और बदलाव है। 1 जनवरी 2027 को या इसके बाद इंस्टॉल की जाने वाली सभी टैंकों को निर्माता द्वारा निर्धारित विशेष विधियों का प्रयोग करते हुए एक इंडस्ट्री कोड या इंजीनियरिंग मानक या कैलिफोर्निया के रजिस्टर्ड पेशेवर इंजीनियर द्वारा मंजूर की गई इंजीनियरिंग विशेषता के मुताबिक फ्लोटेशन से बचाव के लिए एंकर करना आवश्यक है। एंकर करने का मतलब है फिजिकल तौर पर जमीन से जुड़ा होना। ये मौजूदा विनियमों में बदलाव है जिसकी जरूरत केवल उच्च भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में एंकर करने में होगी। निर्माण के दौरान USTs को बैलास्ट करने के लिए प्रयोग किए गए पानी को यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से हटाना और सही ढंग से उसका निपटारा करना आवश्यक है। UST सिस्टमों की मुरम्मत केवल संचालन करने वाली UPA से मंजूरी के बाद ही की जा सकती है। एकल दीवार सीधी दफनाई जाने वाली स्पिल बाल्टियां जिन्हें बदलने की जरूरत है, उन्हें सेकेंडरी तौर पर निहित स्पिल कंटेनमेंट से बदलना आवश्यक है। या तो दोहरी दीवार स्पिल बाल्टी या सम्प के अंदर स्पिल बाल्टी हो सकती है। जंग से बचाव के लिए अलगाव का प्रयोग करने वाले गैर एकीकृत सेकेंडरी कंटेनमेंट घटकों के लिए मुरम्मत के दौरान बैकफिल से अलगाव की पुष्टि करना आवश्यक है। यदि अलगाव घटक का कोई हिस्सा फेल या कमजोर हो गया है, इसके लिए ये पुष्टि करने हेतु कि बाहरी हिस्सा बैकफिल से अलग है, अतिरिक्त खुदाई की जरूरत हो सकती है। आर्टिकल 5 में प्रस्तावित निरीक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। निरीक्षण साइट योजना को अपडेट किया जा रहा है। आवश्यक है कि ये ज्ञात सीमा तक टैंकों और पाइपिंग और कंटेनमेंट सम्प्स के खाके का स्केल डायग्राम हो। निसंदेह यदि वे पुराने या जटिल पाइपिंग खाके हैं तो ये UPA द्वारा निर्धारित ज्ञात सीमा तक हो सकता है। साथ ही रिलीज डिटेक्शन उपकरण और वैक्यूम दाब या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण किए जाने वाले जैसे भी लागू हो द्वारा निरीक्षण के सभी जोन के स्थान जरूरी हैं। स्केल डायग्राम के लिए ये शर्तें साइट मानचित्र और साइट योजना के निरीक्षण की शर्तों को जोड़ती है। जवाबी योजना को भी संशोधित किया जा रहा है। खतरनाक पदार्थ को शामिल करने के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट की क्षमता के मुताबिक समय के अंदर हटाने के लिए मौजूदा शर्तों के अलावा व्यवहारिक तौर पर जितनी जल्दी हो सके हम इसे बदल रहे हैं। खतरनाक पदार्थ का बीच के स्थान में कुछ दिनों से ज्यादा रहने का कोई कारण नहीं है। उन फैसिलिटीज के लिए आपातकालीन संपर्क जानकारी और ID और 24 घंटों के फोन नंबर की शर्त को शामिल करता है जिनका दूरवर्ती निरीक्षण किया जाता है। फोन नंबर निरंतर स्टाफ वाले आपातकालीन परिचालन केंद्रों तक पहुंचना आवश्यक है जो जवाब से तालमेल करने के लिए अधिकृत हैं। इस प्रस्तावित शर्त को टिप्पणी अवधि के दौरान प्राप्त फीडबैक के बाद बदला गया है। इसे रिलीज डिटेक्शन उपकरण को अक्षम करने के लिए मंजूरी की जरूरत होने से सूचना की जरूरत होने में बदला गया है, क्योंकि UPA से मंजूरी तुरंत मुरम्मतों के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये निर्दिष्ट किया गया है कि केवल सेवा तकनीशियन ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए रिलीज डिटेक्शन उपकरण की मुरम्मत के लिए निर्माता द्वारा विशेष प्रशिक्षण जरूरी होता है। ये नई शर्त है जहां यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की शर्त है कि मालिक या संचालक रिलीज डिटेक्शन उपकरण की मुरम्मत या रिप्लेसमेंट जिसे 24 घंटे से अधिक समय लगे के दौरान वैकल्पिक निरीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करें। वैकल्पिक निरीक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक 24 घंटों में एक बार तक प्राइमरी कंटेनमेंट से खतरनाक पदार्थों के रिलीज के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट का फिजिकल निरीक्षण शामिल करना आवश्यक है। यदि रिलीज डिटेक्शन उपकरण 30 दिनों से अधिक समय तक अक्षम हो या ऐसा होने की संभावना हो तो मालिक या संचालक के लिए आर्टिकल 8 में दी गई अस्थायी समापन की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
ये केवल लाइन रिसाव डिटेक्टर या संवेदक के लिए नहीं है। जो बाहर है ये उसके लिए भी है। यदि संपूर्ण निरीक्षण पैनल बाहर जाता है, रिलीज डिटेक्शन उपकरण को केवल मूल घटक निर्माता द्वारा ही पुनर्निर्मित किया या दोबारा बनाया जा सकता है, और ये उन समान तृतीय पक्ष संबंधी परीक्षण शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन सभी नए उपकरण होते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि ये अभी मूल मानक को पूरा करता है। बड़ा बदलाव, मैकेनिकल रिलीज डिटेक्शन उपकरण, जिसे अंडर डिस्पेंसर कंटेनमेंट के निरंतर निरीक्षण के लिए प्रयोग किया गया हो, जो 1 जनवरी 2026 के बाद किसी भी समय काम करना बंद कर दे, उसे मंजूरी प्राप्त निरंतर रिलीज डिटेक्शन उपकरण के साथ बदला जाना आवश्यक है। हमने बहुत बार ऐसे फ्लोट ट्रिप संवेदक देखे हैं जो परीक्षण के दौरान फेल हो जाते हैं और तुरंत उनकी मुरम्मत की जाती है, लेकिन एक बार और परीक्षण करने पर फेल हो जाते हैं। यह हमें दिखाता है कि मैकेनिकल विधियां प्रभावी रूप से सिस्टम का निरीक्षण नहीं करती। फेल होने पर इन डिवाइसों को डिस्पेंसिंग दोबारा शुरू करने से पहले निरंतर इलेक्ट्रॉनिक रिलीज डिटेक्शन उपकरण के साथ बदला जाना आवश्यक है। 1 जुलाई 2026 को या उसके बाद उन फैसिलिटीज में जिनमें नियमित रूप से स्टाफ नहीं होता, दाबानुकूलित पाइपिंग वाले भूमिगत जल भंडारण टैंक सिस्टम जो आपातकालीन टैंक सिस्टम नहीं है, उनमें निरंतर बीच का रिलीज डिटेक्शन सिस्टम होना आवश्यक है, जो पाइपिंग द्वारा खतरनाक पदार्थ के प्रभाव को बंद कर सके जब इसे रिलीज का पता चले या यदि रिलीज डिटेक्शन सिस्टम में खराबी हो। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि यदि दूरवर्ती फैसिलिटी में रिलीज होती है तो दाबानुकूलित रिलीज आसानी से सेकेंडरी कंटेनमेंट की सीमा पार कर लेगी। लाइन रिसाव डिटेक्टर्स को जमीन के अंदर लगाई गई दाबानुकूलित पाइपिंग पर लगाना जरूरी है। ये भूमिगत दाबानुकूलित पाइपिंग के लिए मौजूदा शर्त में बदलाव है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ सिस्टमों को लाइन रिसाव डिटेक्टर से पुनः संयोजन की जरूरत हो सकती है। 2652A2 नई वृद्धि, वैक्यूम दबाव या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण के द्वारा निरीक्षण की गई जमीन के अंदर लगाई गई दाबानुकूलित पाइपिंग जो खतरनाक पदार्थ के प्रभाव को बंद कर देता है जब इसे रिलीज का पता चले या यदि रिलीज डिटेक्शन सिस्टम में खराबी लाइन रिसाव डिटेक्टर शर्त को पूरा करती है। वैक्यूम दबाव या हाइड्रोस्टैटिक के द्वारा निरीक्षण किए गए सिस्टम बहुत सही होते हैं और लाइन रिसाव डिटेक्टर्स को अनावश्यक बनाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर परीक्षण जरूरी है कि ये सिस्टम केवल पाइपिंग के हिस्सों का नहीं बल्कि सही ढंग से पाइपिंग का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक जोन के लिए निरंतरता की पुष्टि की जानी आवश्यक है, जैसा कि वार्षिक रिलीज डिटेक्शन परीक्षण के दौरान यूपीए के द्वारा मंजूर किया गया है। स्वाभाविक तौर पर पुरानी पाइपिंग, घुमावदार लाइनें आदि वाले सिस्टम है जहां निरंतरता परीक्षण आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा बोझ होगा। दूरवर्ती निरीक्षण का मतलब है यूएसटी फैसिलिटी से अलग स्थान से निरीक्षण करना। हमने अपने विनियमों में दूरवर्ती निरीक्षण के लिए परिभाषा को इसलिए शामिल किया है क्योंकि इस समय लोग इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन सिस्टमों का ठीक तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कारण जब सिस्टम अलार्म स्थिति में चला जाता है तो फैसिलिटी के कर्मचारी या सेवा तकनीशियन को तुरंत सूचना देना आवश्यक है और मालिकों के लिए निरीक्षण रिकॉर्डों के दस्तावेज बनाने आवश्यक है कि कब अलार्म प्राप्त किया जाता है और कब जवाबी कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 6 में प्रस्तावित परीक्षण संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। बढ़ाई गई रिसाव डिटेक्शन परीक्षण नतीजे 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। पहले 60 दिनों में किए जाते थे। ये अन्य परीक्षण रिपोर्टों जमा करने के मुताबिक है। नतीजे की अंतिम तिथि इससे ज्यादा होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ये जानकारी 30 दिनों से भी पहले मिल जाती है। परीक्षण प्रक्रियाओं का वर्गीकरण निर्माता या इंडस्ट्री कोड या पेशेवर इंजीनियर विधि हटा दिया गया है। इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करने की अनुमति होगी इस पर विचार किए बिना कि निर्माता के कोई स्थापित दिशा निर्देश हैं या नहीं। ये बदलाव उभरती तकनीकों और उन सिस्टमों को लचीलापन प्रदान करने के लिए किया गया है जिनका जटिल निर्माण हो सकता है या जिनका अब निर्माता इंडस्ट्री कोड नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण उपकरण का अंशांकन और संभाल परीक्षण उपकरण निर्माता के मुताबिक करना आवश्यक है कि यह सही ढंग से परीक्षण रिलीज डिटेक्शन उपकरण है। परीक्षण उपकरण का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज के मुताबिक अंशांकन किया जाना आवश्यक है।
यदि निर्माता का प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए ये एक नई शर्त है कि परीक्षण उपकरण सही ढंग से रिलीज डिटेक्शन उपकरण का प्रयोग कर रहा है। ये दर्शाने वाले दस्तावेज कि परीक्षण उपकरण सही परिचालन स्थिति में है, यूपीए के मांगने पर उपलब्ध होने आवश्यक है। इस समय जब टेस्टर्स में खराब उपकरण है तो वे इसे बिल्कुल नई डिवाइसों के साथ बदल देते हैं। वार्षिक निरीक्षण प्रमाणीकरण के दौरान बीज के स्थान में निरंतरता को प्रमाणित करने से बीज के स्थान में दरारों, धंसने आदि का पता लगने में मदद मिलती है, जो वैक्यूम, दाब या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण उपकरण को रिलीज का जल्दी पता लगाने से रोकता है। यूपीएस को मौजूदा पाइपिंग के बीच के स्थानों के लिए व्यवहारिक सीमा निर्धारित करने के लिए अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार है, जहां खाके को पूरी तरह से समझा नहीं जाता या उसका पता नहीं लग पाता। कसाव परीक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली एलएलडीज का 150% के परिचालन दाब पर कृत्रिम 0.1 जीपीएच रिसाव किया जाना आवश्यक है। ये लाइन रिसाव डिटेक्टरों को वीपीएच निरीक्षण शर्तों वाले समान मानक तक लाता है। ये केवल थोड़ी संख्या में उन टैंकों पर लागू होता है जो लाइन कसाव परीक्षण के लिए लाइन रिसाव डिटेक्टरों का प्रयोग करते हैं। ये प्रकार 3 यूएसटीज लाइसेंस शुदा टैंक टेस्टर द्वारा परीक्षण की गई लाइनों या फेल सेफ बीज के निरीक्षण का प्रयोग करने वाली पाइपिंग पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 7 हमारा नया रिलीज रिपोर्टिंग और शुरुआती जवाब संबंधी आर्टिकल है। यहां बदलाव शुरुआती रिपोर्ट का नाम बदलकर प्रारंभिक लिखित रिपोर्ट करना है, जिसके लिए मालिक यूपीए को रिपोर्टिंग को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए रिपोर्ट करने योग्य रिलीज भेजता है। रिलीज को ट्रैक करने में मदद के लिए अब प्रारंभिक रिपोर्ट में फैसिलिटी आईडी और पता शामिल होगा। यदि यूपीए और सीओए इसे जरूरी मानती है तो वो और रिलीजों को रोकने या सुधारात्मक कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए यूएसटी से किसी भी बाकी स्टोर हुए पदार्थों को खाली करना जरूरी बना सकती है। यूपीएस को मालिक या संचालक से सभी प्रारंभिक लिखित रिपोर्ट जानकारी और संबंधित डेटा लेने और मालिक या संचालक से उस जानकारी को प्राप्त करने के 60 दिनों के अंदर सफाई निगरानी एजेंसी को देनी होगी। इसके बाद सीओए को सफाई प्रक्रियाओं की सीमा निर्धारित करने के लिए इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों की समीक्षा करने की जरूरत होगी। जियो ट्रैकर में आसान बनाई गई रिपोर्टिंग विशेषताओं के साथ यह सफाई निगरानी एजेंसी के लिए समीक्षा समय को कम करने में मदद करेगा। आर्टिकल 8 में प्रस्तावित समापन संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। नया जियो ट्रैकर पोर्टल ऐसा दिखता है। उपयोगकर्ता टैंक का CERS आईडी नंबर डालता है और ये फील्ड भर जाते हैं। पूरा होने पर प्रस्तुत करें को चुनने से ये जानकारी सही व्यक्ति को भेजी जाती है। प्रस्तावित विनियमों के अंतर्गत यूएसटी मालिक या संचालक के लिए आवश्यक है कि वो अस्थायी समापन प्रक्रियाएं शुरू करने से पहले यूपीएस से अस्थायी समापन के लिए मंजूरी लें। अस्थायी समापन के लिए मंजूरी पाने के बाद सिस्टम मालिक या संचालक द्वारा प्रत्येक 90 दिनों में जांच के अधीन होंगे। ये नए विनियमों के अंतर्गत अतिरिक्त शर्तें हैं। प्रमाणित करना कि टैंक निष्क्रिय है, यदि लागू है, जांच के नतीजों के दस्तावेज बनाना और यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की मांग पर जांच दस्तावेजों को 36 घंटों के अंदर उपलब्ध करना। स्थायी समापन के लिए हमें स्थायी समापन प्रक्रियाओं को खतरनाक पदार्थ के भंडारण की समाप्ति के 365 दिनों के अंदर पूरा करने की जरूरत है। स्थायी समापन प्रक्रिया में 365 दिनों से ज्यादा समय लगना अनुचित होगा। इस कारण ये सुनिश्चित करने के लिए 365 दिन की समय सीमा को संहिताबद्ध किया गया था कि ये सिस्टम आखिरकार बंद हो गए हैं और अब मौजूद नहीं हैं। हम अपनी समापन नमूना शर्तों को भी अपडेट कर रहे हैं। मिट्टी नमूना एकत्रीकरण को टैंक या खुदाई से खतरनाक पदार्थ पाइपिंग को हटाने के तुरंत बाद किया जाना आवश्यक है। भूमिगत जल नमूना एकत्रीकरण उसके तुरंत बाद किया जाना आवश्यक है, जब पानी खुदाई में दाखिल हो जाता है या अन्य प्रकार से मिलता है। इसके अलावा मिट्टी के नमूने प्राकृतिक मिट्टी न्यूनतम 2 फुट तक के ले जाने आवश्यक है। 12,000 से ज्यादा गैलनों वाले टैंकों के लिए प्रत्येक सिरे से नमूने लेने के अलावा टैंक के बीच में से नमूना लेने की जरूरत होगी। कंपार्टमेंट वाले टैंकों के लिए प्रत्येक अंदरूनी अवरोध दीवार पर एक नमूना जरूरी होगा। अंत में खतरनाक पदार्थ पाइपिंग के लिए
पाइपिंग के प्रत्येक 20 रेखीय फुट, सख्त पाइपिंग के लिए दिशा में प्रत्येक बदलाव पर और प्रत्येक डिस्पेंसर के नीचे नमूना जरूरी है। टैंक या पाइपिंग को हटाने के 30 दिनों के अंदर मालिक को निम्नलिखित जानकारी के साथ यूपीए को समापन रिपोर्ट प्रदान करने की जरूरत है। फैसिलिटी में स्थान की पहचान करने वाले साइट मानचित्र या ड्राइंग, लिए गए प्रत्येक नमूने की जमीन के स्तर से नीचे की गहराई और तारीख, भूमि छेदन सूचियां यदि लागू हों, और टैंक और खतरनाक पदार्थ पाइपिंग और किसी भी खतरनाक अपशिष्ट के सही निपटान को दर्शाने वाले दस्तावेज। इस स्लाइड पर दी गई जानकारी को यूपीए से समापन रिपोर्ट आइटमों की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर सफाई निगरानी एजेंसी को प्रदान किया जाना आवश्यक है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी का नाम और संपर्क जानकारी, फैसिलिटी CERS ID, फैसिलिटी का नाम और पता, मालिक का नाम, संचालक का नाम, बंद किए गए प्रत्येक टैंक की CERS टैंक ID, वो तारीख जब यूएसटी को बंद किया गया था, बंद किए गए प्रत्येक टैंक की मात्रा, पहले स्टोर किए गए पदार्थ, फैसिलिटी में तारीख, स्थान और एकत्र किए गए नमूने की गहराई, समापन जांच रिपोर्टें, प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक रिपोर्टें। ये शर्त सुनिश्चित करेगी कि मालिकों को पता है कि उन्होंने अपने टैंकों को बंद करने के लिए आवश्यक सभी कार्य कब पूरे किए हैं। ये दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के 60 दिनों के अंदर कि टैंक को सही ढंग से बंद किया गया है। यूपीए के लिए आवश्यक है कि वो सही स्थायी समापन की पुष्टि करने के लिए मालिक को यूटी समापन पत्र जारी करे। पिछली स्लाइड में जिस समापन पत्र का उल्लेख किया गया है उसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल करना आवश्यक है। फैसिलिटी CERS ID यदि लागू हो, फैसिलिटी का नाम और पता, मालिक का नाम, संचालक का नाम, बंद किए गए प्रत्येक टैंक की CERS टैंक ID यदि लागू हो, वो तारीख जब यूएसटी को बंद किया गया था, समापन का प्रकार, हटाया गया या उसी स्थान पर बंद किया गया, बंद किए गए प्रत्येक भूमिगत जल भंडारण टैंकों की CERS टैंक ID यदि लागू हो, और क्षेत्राधिकार वाली सफाई निगरानी एजेंसी का नाम। टैंक का दोबारा प्रयोग हमारे मौजूदा विनियमों में एक कमी है जिसे हम पुनर्लेखन से ठीक कर रहे हैं। गैर खतरनाक पदार्थ को स्टोर करने के लिए दोबारा प्रयोग किए जाने या किसी उद्देश्य के लिए दोबारा प्रयोग किए जाने के लिए इसके मौजूदा स्थान से हटाने के उद्देश्य के लिए यूएसटी को हटाने या दोबारा प्रयोग करने से पहले अस्थायी रूप से बंद किया जाना आवश्यक है यदि यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी द्वारा मंजूरी दी गई हो। मालिकों के लिए आवश्यक है कि वो नए मालिक या संचालक का नाम यदि लागू हो, निर्धारित प्रयोग का स्थान और प्रकार और उस यूपीए से मंजूरी प्रदान करें जिसके पास दोबारा प्रयोग किए जाने वाले टैंक वाली फैसिलिटी पर क्षेत्राधिकार है। ये जानकारी दोबारा प्रयोग से पहले जरूरी है। पुनः स्थापित किए गए टैंक जिन्हें खतरनाक पदार्थ भंडारण के लिए दोबारा प्रयोग किया जाएगा, उनके लिए अतिरिक्त परीक्षण जरूरी है। उनके लिए आवश्यक है कि वो दोबारा इंस्टॉलेशन से 30 दिन पहले तक निर्माता और एक स्वतंत्र परीक्षण संगठन जैसे अंडरराइटर लेबोरेटरी द्वारा परीक्षण किए गए, जांच किए गए और दोबारा प्रमाणित किए गए हों। स्वतंत्र परीक्षण संगठन लेवल को मूल उत्पादन तारीख और दोबारा प्रमाणीकरण की तारीख को शामिल करने के लिए अपडेट करने की जरूरत होगी। इन टैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि ये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोड 25290.1 और प्रस्तावित विनियमों के मुताबिक प्रकार 3 यूएसटी की शर्तों को पूरा करें। परित्यक्त टैंकों की अलग शर्तें हैं, उनको अस्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता और प्रस्तावित चैप्टर के मुताबिक अस्थायी रूप से बंद किए जाने चाहिए। यदि किसी परित्यक्त टैंक का मालिक उसे परिचालन में वापस लाना चाहता हो तो ये एक निरंतर वैक्यूम दबाव या हाइड्रोस्टैटिक निरीक्षण से लैस होना आवश्यक है और ये भी आवश्यक है कि वो बढ़ाई गई रिसाव डिटेक्शन परीक्षण का पास करे। आर्टिकल 9 में परमिट आवेदन, यूपीए संबंधी शर्तों, व्यापारिक भेद और रेट टैक्स संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित विनियमों में नई वृद्धि में परमिट होल्डर के लिए अवधि समाप्त होने की तारीख से कम 30 दिन पहले परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी है। ये नया परमिट जारी करने से पहले यूपीएस को समीक्षा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करके कवरेज में गलती होने को रोकेगा। ये हमारे मौजूदा विनियमों में नहीं है, हालांकि ये मौजूदा अभ्यास के मुताबिक है। निम्नलिखित जानकारी यूपीएस द्वारा जारी किए जाने वाले परिचालन परमिटों में शामिल की जा रही है ताकि
रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों को आसान बनाया जा सके और परमिट संबंधी शर्तों की सही ट्रैकिंग और कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें शामिल होगा परमिट जारी करने वाली यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसी की पहचान, फैसिलिटी का नाम और पता, यूएसटी मालिक और यूएसटी संचालक का नाम और परमिट जारी करने की तारीख। ये अगली कुछ एक स्लाइडें यूपीएस जांच और कार्यान्वयन योजना संबंधी शर्तों के बारे में बताएंगी। यूपीएस के लिए कैलिफोर्निया कोड ऑफ रेगुलेशंस टाइटल 27 के मुताबिक एक जांच और कार्यान्वयन योजना विकसित करना जरूरी है और ये इस सेक्शन के मुताबिक है। ये प्रभावी डिटेक्शन, उपशमन और उल्लंघनों को रोकने की कार्रवाई को बढ़ावा देगा। गैर अनुपालन को कम करने के लिए कार्रवाइयों और मालिकों और संचालकों के साथ और बातचीत की स्पष्ट और बेहतर ट्रैकिंग प्रदान करता है। आई योजना मालिकों, संचालकों और यूपीएस के लिए अनुपालन समस्याओं को ठीक करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करता है। 2694A आवश्यक है कि जांच और कार्यान्वयन योजना टाइटल 27 के मुताबिक हो और उनमें अनुपालन जांचों के लिए प्रक्रियाएं शामिल हों और प्रमाणित हों और अनुपालन पर वापस आने के दस्तावेज बनाए जाएं। ये प्रभावी डिटेक्शन, उपशमन और उल्लंघनों को रोकने को बढ़ावा देगा। मालिकों, संचालकों और यूपीएस के बीच बेहतर ट्रैकिंग और प्रभावी बातचीत, कुल मिलाकर ये गैर अनुपालन को कम करता है। जांच और कार्यान्वयन योजनाओं में कर्मानुसार कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं शामिल करना आवश्यक है, जो ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अलग अलग फैसिलिटीज में इन्हें निरंतर लागू किया जा रहा है। यूपीएस और बोर्ड के लिए प्रस्तावित विनियमों द्वारा परिभाषित उल्लंघन वर्गीकरणों का प्रयोग करना आवश्यक है। एक बार फिर ये संपूर्ण राज्य में कर्मानुसार कार्यान्वयन और निरंतर कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रदान करता है। ये शर्त इस संबंध में विशिष्टता को शामिल करती है कि रेट टैग और तालमेल, बातचीत करने और सौंपने के लिए प्रक्रियाएं और रेट टैग प्रक्रियाएं कौन लागू कर सकता है। प्रस्तावित रेट टैग संबंधी शर्तों के अंतर्गत बोर्ड और यूपीएस दोनों को गैर अनुपालन वाली फैसिलिटी को रेट टैग करने का अधिकार है। यदि बोर्ड रेट टैग कार्रवाई करता है तो इसके बारे में संचालन करने वाली यूपीएस से बातचीत और परामर्श करना आवश्यक है। ये दो एजेंसियों के बीच सही बातचीत को सुनिश्चित करता है और कार्यान्वयन कार्रवाई की सही ट्रैकिंग को सुनिश्चित करता है और सिस्टमों को अनदेखा होने से बचाता है। यदि बोर्ड रेट टैग लागू करता है तो ये परिचालन में तुरंत वापसी के लिए संबंधित यूपीए को कोई भी आवश्यक कार्य सौंप सकता है। ऐसी विशिष्टता शामिल करना, जैसे कि बोर्ड को भी अधिकार हो कि वो मालिक को रेट टैग वाले टैंक को खाली करने का आदेश दें जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोड के मुताबिक है। हम मालिकों को गैर अनुपालन के दौरान आर्थिक रूप से लाभ वाली गैर अनुपालन फैसिलिटीज के मालिकों को रोकने के लिए डिस्पेंसर द्वारा खाली किए जाने के योग्य न होने वाले रेड टैग वाले टैंकों के संबंध में विशेष भाषा शामिल कर रहे हैं। यदि मालिक बोर्ड या यूपीए से लिखित अनुमति के आधार पर रेड टैग हटाता है तो उनके लिए आवश्यक है रेड टैग को हटाने के तुरंत बाद टैंक में स्टोर किए गए खतरनाक पदार्थ के स्तर का दस्तावेज बनाएं और उस एजेंसी को जिसने रेड टैग लगाया था 5 कार्य दिवसों के अंदर रेड टैग वापस करें और स्टोर किए गए खतरनाक पदार्थ के स्तर के दस्तावेज प्रदान करें। आर्टिकल 10 में सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी शर्तों को शामिल किया गया है। ये बदलाव ये बताने के लिए है कि केवल सफाई निगरानी एजेंसियों को ही अनाधिकृत रिलीज के अपशमन की निगरानी का अधिकार है। यूनिफाइड कार्यक्रम एजेंसियों को यह अधिकार नहीं है और ऐसा या तो सफाई निगरानी एजेंसी, स्थानीय निगरानी कार्यक्रम या रीजनल जल बोर्ड द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। मालिक और संचालक प्रारंभिक साइट मूल्यांकन चरण के दौरान अंतरिम उपचार कार्यवाहियां कर सकते हैं यदि मनुष्यों के स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई तत्काल खतरा हो। यदि वो ऐसा करते हैं तो सीओए को सूचित करना आवश्यक है। फ्री उत्पादों को जितना ज्यादा हो सके व्यवहारिक तरीके से हटाना आवश्यक है, जैसा कि सफाई निगरानी एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया है। ये स्पष्ट करने के लिए फ्री उत्पादों को हटाने की रिपोर्ट रिलीज पुष्टि के 45 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने की जरूरत होगी कि जिम्मेदार पक्ष के लिए फ्री उत्पाद हटाने की रिपोर्ट सफाई निगरानी एजेंसी को कब प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिम्मेदार पक्ष की तरफ से सुधारात्मक कार्यवाही योजना को
जियो ट्रैकर पर प्रस्तुत करने पर सफाई निगरानी एजेंसी के पास इसकी समीक्षा करने और या तो सुधारात्मक कार्रवाई योजना में संशोधनों के लिए सहमति देने या इनमें संशोधन की जरूरत के लिए 60 दिन होंगे। जिम्मेदार पक्षों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई योजना को संशोधित करना आवश्यक है यदि सीओए द्वारा ऐसा करना जरूरी हो। सीओएस के लिए ये सुनिश्चित करने हेतु इस समय सीमा का पालन करना आवश्यक है कि साइटों की सफाई तुरंत और सही ढंग से करवाई जा रही है। जिम्मेदार पक्षों के लिए अपनी सुधारात्मक कार्रवाई योजना के बारे में सूचित रहने और बदलाव करना आवश्यक है यदि बदलाव करना सीओए द्वारा जरूरी हो। अनाधिकृत रिलीज के असली या संभावित प्रतिकूल प्रभावों का उपचार या उन्हें कम करने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करने हेतु एक संभाव्यता अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है लागत प्रभाविकता और इसके पर्यावरणीय फुटप्रिंट के तुलनात्मक आकार का मूल्यांकन, परेशानी वाली स्थितियों और आग या विस्फोट के जोखिम को दूर करने के लिए तैयार किए जाएं। एक जिम्मेदार पक्ष के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने का प्रस्ताव रखना आवश्यक है, व्यवहारिक तौर पर जिसका सबसे कम पर्यावरणीय फुटप्रिंट हो और तब भी वो उपचार संबंधी उद्देश्यों को हासिल कर पाए। यहाँ बदलाव मिट्टी वाष्प में सफाई कार्यों को शामिल करना है जो जिम्मेदार पक्ष सीओए को सुधारात्मक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के बाद 60 दिनों में शुरू कर सकता है। हालांकि सीओए और तरह से आदेश दे सकती है। जिम्मेदार पक्ष के लिए आवश्यक है कि वो सीओए को सूचित करे यदि सीएपी अब लागत प्रभावी नहीं है और सफाई संबंधी गतिविधियों में सुधारों या इन्हें अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश करे। ये बताने के लिए कि समापन तैयारी चरण में क्या शामिल है और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोड सेक्शन 2529/6.110 को अधिक निरंतरता से कार्यान्वित करने के लिए नया सेक्शन शामिल किया गया है। समापन अस्वीकृति याचिका और समीक्षा सभी यूएसटी रिलीज केसों पर लागू होती है, पेट्रोलियम और गैर पेट्रोलियम। नया सेक्शन ये बताने के लिए शामिल किया गया है कि सफाई निगरानी एजेंसी के लिए आवश्यक है कि वो सेक्शन 13140 से शुरू होने वाले वाटर कोड के डिवीजन 7 के चैप्टर 3 के आर्टिकल 3 के मुताबिक अपनाए गए वाटर क्वालिटी कंट्रोल के लिए सभी लागू राज्य नीतियों के मुताबिक समापन जारी करे। ये कम खतरे वाली यूएसटी समापन नीति के मुताबिक है। ये अगला बदलाव सीओएस को जमीन के प्रयोग संबंधी पाबंदियों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है यदि वे आश्वासन देती हैं कि ये गैर पेट्रोलियम खतरनाक पदार्थ की रिलीज के लिए जरूरी है। ये गैर पेट्रोलियम यूएसटी रिलीज के लिए कोड, विनियमों और नीतियों में कमी थी और इसे मौजूदा अभ्यास के अनुरूप करने के लिए स्पष्टीकरण उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया था। फार्म प्रस्तावित विनियमों का हिस्सा भी है। इन फार्मों को भरने के लिए निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फैसिलिटी कर्मचारी प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है। प्रशिक्षण की शुरुआती तारीख को बदलकर प्रशिक्षण की तारीख कर दिया गया है। फैसिलिटी कर्मचारी के तौर पर जिम्मेदारी मानने की तारीख को बदलकर नियत यूएसटी संचालक हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण तारीख और नियत संचालक हस्ताक्षर की जरूरत होगी। उन फैसिलिटीज के लिए भी एक जारी पृष्ठ परिशिष्ट 3.1 है जिसमें सबसे अधिक फैसिलिटी कर्मचारी हैं जो इस पहले पृष्ठ पर प्रदान किए गए हैं। यहाँ परिशिष्ट 3.1 देखने के लिए प्रस्तुत है। फैसिलिटी कर्मचारी प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जारी पृष्ठ। परिशिष्ट 4 नियत यूएसटी संचालक दृश्य जांच रिपोर्ट फॉर्म होगा। हमें ईमेल पते की जानकारी की जरूरत होगी क्योंकि यह संचार की प्रभावी विधि है। संलग्न वस्तुएं शामिल की जा सकती हैं यदि फॉर्म के इस पृष्ठ पर प्रदान किए जाने से अधिक कंटेनमेंट सम्स, स्पिल कंटेनमेंट या अंडर डिस्पेंसर कंटेनमेंट है। इसके अलावा कंटेनमेंट सम्स से संबंधित इस पृष्ठ पर भाषा को प्रस्तावित विनियमों के साथ अधिक अनुकूल बनाने के लिए अपडेट किया गया था। यहाँ कंटेनमेंट सम्स के लिए परिशिष्ट 4.1 जारी पृष्ठ है। यहाँ स्पिल कंटेनमेंट के लिए परिशिष्ट 4.2 जारी पृष्ठ है। यहाँ अंडर डिस्पेंसर कंटेनमेंट के लिए परिशिष्ट 4.3 जारी पृष्ठ है। जैसा कि इस पृष्ठ पर दिखाया गया है, पिछली बार किए गए परीक्षण और देखरेख की तारीख को बदलकर परीक्षण और देखरेख के लिए अगली आवश्यक नियत तारीख किया गया है। ये बदलाव इसीलिए किया गया था क्योंकि यदि परीक्षण और देखरेख देरी से हुआ होता तो हो सकता है कि ये नियत तारीख के बाद की तारीखें मालिक या संचालक को भविष्य में परीक्षण और देखरेख के लिए अगली नियत तारीखें सूचित करने के लिए
पर्याप्त नहीं होती। अन्य बदलाव फॉर्मों में अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उनमें पूरे वाक्यों का प्रयोग करने के लिए है। परिशिष्ट 5 हमारा रिलीज डिटेक्शन उपकरण परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म है, जो हमारे मौजूदा वार्षिक निरीक्षण प्रमाणीकरण फॉर्म के स्थान पर है। पृष्ठ 2 को अधिक स्पष्टता के लिए पूरे वाक्य के सवालों में अपडेट किया गया है। ये पुष्टि करने के लिए इस सेक्शन को लाल में शामिल करना कि इस वार्षिक जांच के दौरान कोई भी सुरक्षित सक्शन पाइपिंग असल में सुरक्षित सक्शन है। इस फॉर्म के पृष्ठ 3 का संपादन किया जा रहा है ताकि ये इसकी तरह दिखे। इस फॉर्म में दिए सभी बीच के संवेदकों का परीक्षण किया जाएगा, चाहे वो उत्पाद संवेदक हो या वीपीएच संवेदक। इस सेक्शन के हिस्से के लिए यह भी जरूरी है कि सेवा तकनीशियन इस फॉर्म पर निरंतरता का परीक्षण करें। इस जोन को निरीक्षण करने वाले संवेदकों को सबसे अधिक दूरी वाले बिंदुओं और पास फेल के तौर पर निशान लगाए के बीच प्रमाणित निरंतरता रखने की जरूरत होगी। फेल हुए संवेदकों को नए टिप्पणी सेक्शन में विस्तार से बताने की जरूरत होगी। ड्राफ्ट फॉर्मों पर सेक्शन 8 इस शीट के लिए एक जारी पृष्ठ भी है, परिशिष्ट 5.1। यहाँ अतिरिक्त संवेदकों के लिए वो निरंतरता पृष्ठ है। इसी तरह इस फॉर्म का सेक्शन 7 लाइन रिजर्व्ड डिटेक्टरों पर लागू होता है। इसके लिए भी एक जारी पृष्ठ है, परिशिष्ट 5.2। परिशिष्ट 5.2 ऐसा दिखाई देता है। रिलीज डिटेक्शन परीक्षण फॉर्म से इस सेक्शन को हटाना, क्योंकि स्वचालित टैंक आकलन अब रिलीज का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने योग्य नहीं होंगे। परिशिष्ट 6 हमारे स्पिल कंटेनमेंट परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म को शामिल करता है। संदर्भों को ड्राफ्ट विनियमों के अनुकूल करने के लिए इसके अतिरिक्त स्पिल कंटेनमेंट के लिए एक जारी पृष्ठ शामिल करते हुए अपडेट किया गया है, परिशिष्ट 6.1। परिशिष्ट 8 के इस पहले पृष्ठ में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। टैंक सेकेंडरी कंटेनमेंट और पाइपिंग सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण के लिए जारी पृष्ठ शामिल किए गए। जैसे हम प्रस्तावित विनियमों में शब्द कंटेनमेंट सम्प का प्रयोग करते हैं, हमने उसे अधिक अनुकूल बनाने के लिए सेक्शन 8 में भाषा को भी अपडेट किया है। इस पहले पृष्ठ में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इस फॉर्म का सेक्शन 6 सेकेंडरी कंटेनमेंट परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म के अनुरूप करने के लिए निर्माता द्वारा विकसित परीक्षण विधियों, इंडस्ट्री मानकों या पेशेवर इंजीनियर के लिए चेकबॉक्स शामिल करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ओवरफिल रोकथाम उपकरण सही स्तर पर सेट हैं। टैंक जानकारी के लिए लाइनों को शामिल किया गया है। अधिक दृश्य स्थान प्रदान करने के लिए शब्दों को अपडेट किया गया है। हमने परिशिष्ट 7 के सेक्शन 6 के लिए एक जारी पृष्ठ के तौर पर परिशिष्ट 7.1 को भी शामिल किया है। हमने परिशिष्ट 1 को भी अपडेट किया है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। व्यवसाय के नाम पर व्यवसाय के साइट पते को बदलकर फैसिलिटी का नाम और फैसिलिटी का पता कर दिया गया है। अन्य फॉर्मों के अनुरूप करने के लिए ईमेल पता शामिल किया गया है। जैसा कि प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले चर्चा की गई है, हम नियत यूएसटी संचालक पहचान को हटा रहे हैं। तब से ये CRS के डेटा परिविष्ट क्षेत्र इंदा नया संस्करण होंगे। यदि अतिरिक्त सवाल हों तो यहाँ मेरी संपर्क जानकारी दी गई है। इसके अलावा हमारी ईमेल सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मेरा लिंक है। यदि आप इसके बारे में ताज़ा जानकारी चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने यहाँ सब्सक्राइब किया है। इस स्लाइड पर एक QR कोड भी है जो आपको मौजूदा प्रस्तावित विनियमों, आपसी संदर्भ वाले बदलावों, नोटिसों और कारणों के विवरणों को शामिल करने के लिए हमारे चैप्टर 16 पुनर्लेखन संसाधनों के सभी हिस्सों में ले जाएगी।